Hello, my new learners or students. Welcome to my channel Edify with Bhavya. I am Bhavya, your educator for your commerce subjects, that is accountancy, economics और business studies. So ये तीन आपके core subjects हैं. ये इस commerce subjects की intro video मैं upload कर चुकी हूँ, तो आप एक बार उसको भी go through कर लीजिए कि क्या क्या options है आपके पास as commerce subjects के साथ साथ opt करने के लिए और सबका मीनिंग क्या है. तो अब अकाउंटेंसी की सीरीज़ मैंने अपने चैनल पे क्लास 11 की स्टार्ट कर दी है. तो मोस्टली स्कूल्स में मेरे को लगता है कि 80% सीबीएसई स्कूल्स और स्टेट बोर्ड स्कूल्स डीके गोयल ही प्रेफर करता है और मैं भी आपको प्रेफर करूँगी कि अकाउंटेंसी के लिए डीके गोयल इज़ द बेस्ट बुक. तो आप डीके गोयल परचेज करें. टीएस ग्रेवाल अगर है तो अगर आप कहीं से अपने सीनियर से अरेंज कर सकते हैं डीके गोयल तो आप वो भी परचेज कर लें, क्योंकि उसमें जिस तरीके से एक्सप्लेनेशन है वो बहुत लेम लैंग्वेज में है और आपको ईजिली समझ आ सकती है. तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के इंट्रो से कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट एग्जैक्टली है क्या. आपका जो इतने सारी थियोरेटिकल बुक में पेजेस दे रखे हैं चैप्टर 1 से लेके 5 तक आपकी डीके गोयल की बुक में, उसको मैं इसी वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगी और जितनी जो रिक्वायरमेंट है आपको एज क्लास 11 स्टूडेंट पढ़ने की उसके अकॉर्डिंगली आपको बता दूंगी. तो जब आप मेरी वीडियो के बाद उस थ्योरी पे जाएंगे और उसको रीड आउट करेंगे तब आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं लगेगी, कोई टर्म ऐसी नहीं लगेगी कि ये इसका मतलब क्या है समझ नहीं आ रहा. तो अकाउंटेंसी की नीड अगेन क्वेश्चन मार्क, पढ़ना क्यों है भाई, ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ने की नीड आई. तो कोई भी बिज़नेस करते हैं, कोई छोटे से छोटा बिज़नेस या बड़े से बड़ा कंपनी क्यों ना चला रहे हो आपको एक टाइम के बाद, चाहे मंथली या आफ्टर अ फाइनेंशियल ईयर हम बोलते हैं. फाइनेंशियल ईयर मतलब साथ साथ मैं सारी टर्म्स बता रही हूँ आपको. फाइनेंशियल स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April to 31st March जस्ट अकॉर्डिंग टू योर स्कूल सेशंस. आपका न्यू सेशन अप्रैल में स्टार्ट होता है, 31st मार्च में आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं. तो ऐसा ही एग्जैक्टली फाइनेंशियल ईयर का टाइम पीरियड है. और वही हम कैलेंडर ईयर बोलें तो कैलेंडर ईयर क्या होता है पता ही है आपको, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर. तो हमारी अकाउंटेंसी किसको फॉलो करती है, फाइनेंशियल ईयर को. आपने अभी जब मार्च एंड हुआ होगा और अप्रैल स्टार्ट हुआ होगा, आपने काफ़ियों की स्टेटस पे देखा होगा व्हाट्सएप स्टेटस पे कि जो भी फर्म्स में हैं, कंपनीज़ में हैं या जिनके अपने अपने ऑफिसेज हैं, सीए लॉयर्स, तो उन्होंने यही डाला था कि हैप्पी न्यू ईयर करके, क्योंकि उनका न्यू ईयर यहाँ से स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से. तो एक टाइम के बाद हर एक बिजनेसमैन को जानना होता है कि मैंने अपने बिजनेस से कितना कमाया है, मतलब मैंने जो जितने पैसे लगाए थे, जितने पैसों से मैंने शुरुआत की थी, मतलब किसने, जिसका बिजनेस है, बिजनेस ओनर ने, बिजनेस के प्रोप्राइटर ने. ओनर, बिजनेस प्रोप्राइटर, वर्ड आपको पता चल गया. जितने पैसों से उसने शुरुआत की थी मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल. साथ साथ सारी टर्म्स क्लियर होंगी, जो मैं आपको कहानी की तरह समझा रही हूँ सब कुछ मैं आपको बता दूंगी. और एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की भी मैं अलग से आपको बिल्कुल क्लियर कट बताऊंगी, टाइम लाइन टू लाइन कि ये होता है. लेकिन उससे भी पहले मैं आपको अपनी स्टोरी में काफ़ी चीज़ों को बता दूंगी कि अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इस टर्म को क्या बोलते हैं. तो कैपिटल क्या हो गया, जितने पैसे से बिजनेस ओनर स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल. ओनर्स या फिर प्रोप्राइटर्स, प्रोप्राइटर बोल लो या फिर ओनर बोल लो. कोई भी बिजनेस करोगे फ्री फंड में तो शुरू नहीं हो पाएगा भाई. पॉकेट में पैसा चाहिए, कुछ ना कुछ पैसा तो चाहिए. इन्वेस्ट करो जिसमें आप या जिससे आप डे टू डे ऑपरेशंस कर पाओ, अपने रोज़ का खर्चा निकाल पाओ. क्या पता आपका बिजनेस कुछ कमा पाए नहीं कमा पाए, लेकिन अगर हमने रेंट पे दुकान लिया तो रेंट तो पे करना ही है. तो ये बिना अमाउंट के आपका कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता. मतलब कैपिटल भी 3 टाइप की होती है. और वैसे ही इको में भी आपने पढ़ा होगा ये टर्म कैपिटल से रिलेटेड क्लास 10th में. तो कैपिटल क्या हो गया, उसका पैसा, जिसका बिजनेस है उसका पैसा. तो जितने पैसों से मैंने शुरुआत की थी और
रोज़ की मेरी परचेजिंग इतने की थी, सेलिंग इतने की थी, इतने उधारी पे गया, इतना मैंने खुद उधार पे लिया अपने सप्लायर्स से। तो ये इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स होती है बिजनेस में। उसके बाद एक्चुअल में मैंने कितना कमाया भी या मैं लॉस में चला गया। तो अकाउंटिंग की नीड क्यों आई, ये असर्टेन करने के लिए कि बिजनेसमैन ये पता लगा सके कि उसने एक टाइम पीरियड के बाद, वो टाइम पीरियड हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, दिस फाइनेंशियल ईयर के बाद बिजनेस ने कितना कमाया, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो अब आपको क्लियर हो गया कि अकाउंटेंसी की नीड क्यों पड़ी। अब मैं आपको एक और कहानी बताती हूँ कि आपने देखा होगा कि आपकी गली के कॉर्नर पे कोई दुकान है, नॉर्मल ग्रोसरी शॉप टाइप, उसमें छोटा मोटा सामान लेते हैं, वो बहुत पुरानी शॉप है, आप रेगुलरली वहीं जाके अपना सामान लेते हैं। तो वो अंकल जो क्या करते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हिसाब किताब तो भाई उन्होंने भी रखना है, ऐसे ही फ्री फंड में चैरिटी के लिए दुकान तो खोल के बैठे नहीं है। और आप में से भी काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी ऐसी शॉप्स हो सकती है, घर में ही जैसे ओपन कर लेते हैं। तो आप वो एक नोटबुक बनाई होती है ना कस्टमर्स के नेम से, फिर वो आता है, इतने का खरीद के लेके गया, 100 का खरीद के लेके गया, 500 का ऑलरेडी बैलेंस था, अभी 50 रुपये लेके गया, तो इतना अमाउंट अभी रहता है, ये प्लस माइनस चलता रहता है ना, इस डेट को ये सामान लेके गया, ये वो। अब अंकल पढ़े लिखे नहीं है या आंटी पढ़ी लिखी नहीं है जो वो उस छोटी सी दुकान को चला रही हैं, लेकिन उनका मकसद क्या है, यही पता लगाना कि मेरे दुकान पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना कमाना है, इस पर्सन से, इस कस्टमर से मैंने कितना अमाउंट लेना है या मैंने किसको कितना देना है। तो वो जो टाइम टू टाइम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रही हैं, उसके बाद वो अपने तरीके से अपना प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन कर लेंगी। अब बात आ जाती है कि जब हम पढ़े लिखे हो जाते हैं, पढ़े लिखे मतलब हमारे पास स्किल्स आ गई हैं, हमारे पास नॉलेज आ गई है कि एक्चुअल में बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, तब हम अकाउंटेंसी को फॉलो करते हैं एंड तब अकाउंटेंसी काम आती है। तो अब मैं आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन बताने वाली हूँ अकाउंटेंसी की, इसके फीचर्स, इंटरेस्टेड पार्टीज़, नेचर, स्कोप, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, ये सब आप खुद पढ़ लेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगा। मैं जो नीड है बस वही चीज़ें बताऊंगी और जो हेल्पफुल है, बाकी कोई और स्पेसिफिकली किसी थ्योरी का टॉपिक आपको अकाउंटेंसी में, क्योंकि आप नए बच्चे हैं क्लास 11th के, समझना हो तो आप मेरे को बता देना, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी, जो आपको लाइफ टाइम याद रखनी है, कभी नहीं भूलनी है। फिर उसी डेफिनेशन से रिलेट करके मैं आपको आपकी इंडेक्स के चैप्टर्स का बता दूंगी कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस पार्ट में ये चैप्टर्स पढ़ोगे, इस पार्ट में ये, इस पार्ट में ये, एंड ये आपका पूरा इंडेक्स का हो जाएगा। एंड मैं आपको चैप्टर्स भी उसी के अकॉर्डिंग कराऊंगी। पहले बस मैं 2 वीडियो में बेसिक सारी अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन बता दूं। आज मेरे को नहीं लगता, इस वीडियो में मेरे को नहीं लगता कि शायद वो सारी टर्म्स मैं बता पाऊँगी, बट मैं कोशिश करती हूँ आपको एटलीस्ट सब्जेक्ट इंट्रो दे दूँ एंड सब्जेक्ट का मीनिंग आपको कन्वे कर पाऊँ। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर डेफिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द अकाउंटिंग डेफिनेशन। आपके बुक में बहुत सारी डेफिनेशंस गिवन है, लेकिन ऑलमोस्ट हर स्कूल यही डेफिनेशन प्रेफर करता है और यही थोड़ी एक्यूरेट भी मानी जाती है। तो आपको भी मैं इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पूरा समझाने वाली हूँ कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है, और इसी में आपके चैप्टर्स की सीक्वेंस भी मेंशन है इसी डेफिनेशन में, वो भी मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताऊंगी कि इस टाइम पे क्या करते हैं, इस टाइम पे क्या करते हैं। तो आपके चैप्टर्स की सीक्वेंस भी उसी के अकॉर्डिंगली है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी जो आपकी और सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेगा, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स में भी, कि मीनिंग और डेफिनेशन में क्या अंतर होता है। कि डेफिनेशन एक प्रॉपर किसी इंस्टीट्यूट से, किसी ऑथर की द्वारा दी गई होती है, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, इज, एम, टू, द, कॉमा, हर एक चीज़ बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके डेफिनेशन के एंड तक सेम होनी चाहिए। वही मीनिंग क्या होता है कि किसी टर्म को समझाना है, तो वो समझाने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, उसमें थोड़ी लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं, लेकिन वो भी लैंग्वेज इतनी लेम नहीं होनी चाहिए, बट डेफिनेशन बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, टू द पॉइंट। तो आप किसकी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, ये डेफिनेशन आपको किसने दी है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने, जो कि क्या कह रही है, दैट अकाउंटिंग इज द आर्ट, एक कला है, ऑफ रिकॉर्डिंग,
सबसे पहले चीज़ ही कोई भी ट्रांजेक्शन होगी आपके बिजनेस में, आप उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो वो रिकॉर्डिंग के लिए आप क्या करने वाले हैं, जर्नल एंट्री पास करने वाले हैं, JOURNAL, जर्नल एंट्री। जर्नल चैप्टर आपका सबसे फर्स्ट होने वाला है प्रैक्टिकल पार्ट में कि जर्नल एंट्रीज एक्चुअल में पास कैसे करते हैं। अब बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हो गई, जर्नल एंट्रीज का आपका पूरा बन गया है पूरे मंथ का। अब आपने क्या करेंगे, आप देखेंगे, क्योंकि आप तो टाइम टू टाइम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डेट कर रहे हैं कि अभी मैंने फर्नीचर परचेज किया, अभी मैं गुड्स लेके आया, अभी राम कस्टमर आया था, अभी मैंने सोहन को पेमेंट करी, अभी मैंने वेजेस पे करे। अब बहुत सारी चीज़ें हो गई डेट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। अब आप अलग अलग कर दो, जो आपका राम कस्टमर है या आपके जो गुड्स से रिलेटेड बातें हैं उसको आप क्लासीफाई कर दो, तो अब आपका बनेगा लेजर, कि हर एक लाइक नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक साइड में लिख देना, वो हो जाता है लेजर। अब लेजर होने के बाद अब आप सारी ट्रांजैक्शंस का तोड़ निकालो, कि समराइज करो, एक ट्रायल बैलेंस बनाओ जिससे डेबिट आइटम एक साइड आ जाए और क्रेडिट आइटम एक साइड आ जाए इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट होता है तरीके से, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो चीज़ किस टर्म में हो, मनी की टर्म्स में हो, वही रिकॉर्ड होती है अकाउंटिंग में। ये इसका एक डीमेरिट लिमिटेशन भी होती है कि जो मनी से रिलेटेड नहीं है चीज़, वो आपके अकाउंटिंग में नहीं दिखेगी। जैसे कि क्या हो सकती है कि आपस में मैनेजर्स की लड़ाई हो गई है, या वर्कर्स हड़ताल पे बाहर बैठे हुए हैं, या आपस में कोई डिस्प्यूट हो गया है, ओनर की हेल्थ इफ़ेक्ट हो रखी है, तो ये सारी तो क्वालिटेटिव चीज़ें हो गई ना, तो ये अकाउंटिंग में इसकी कोई जगह नहीं है। यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन मनी रिलेटेड होगी वही ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। पार्ट एटलीस्ट का मतलब वही कि उसका कुछ तो पार्ट एटलीस्ट मनी की उसमें हो, वही ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। देन सब कुछ हो गया, जर्नल एंट्रीज पास कर दी, बुक्स को अलग अलग क्लासीफाई कर दिया, अकाउंट्स को अलग अलग क्लासीफाई कर दिया, सारी डेबिट आइटम्स एक साथ लिख दी, सारी क्रेडिट आइटम एक साथ लिख दी। अब एंड में हम क्या करेंगे, रिजल्ट्स देखते हैं। पूरे बिजनेस के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम देखेंगे हमने कितना प्रॉफिट अर्न करा है, प्रॉफिट अर्न करा भी है या आपको लॉस सफ़र करना पड़ा है। तो सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, ये बिल्कुल लास्ट का चैप्टर आप करेंगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ठीक है, यहाँ से आपको ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलेगा, फिर उसको कैरी डाउन करके आप अपना P&L अकाउंट बनाएंगे। देन आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस में एक्चुअल नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या हुआ है। देन एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो टैली कर जाए तो बच्चे खुश हो जाते हैं अकाउंट्स के, दैट इज़ बैलेंस शीट्स। अब ये अकाउंट है बट बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता, बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसमें सब जिसकी भी हम वैल्यू लिखने वाले हैं वो मनी की टर्म्स में होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि आपके बिजनेस के सारे असेट्स और लाइबिलिटीज़ को बताता है। ये बिल्कुल लास्ट में जब आप नवंबर दिसंबर में अपना सिलेबस कंटिन्यू कर रहे होंगे, ये चैप्टर आपका तब होगा। ठीक है, अब भाई मैंने क्या टर्म्स बोल दी, असेट्स और लाइबिलिटीज़। तो अब इन टर्म्स को समझते हैं, इन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को समझते हैं कि इस सब्जेक्ट में जो आप टर्म्स पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि अभी तक आपने ऐसी टर्म्स नहीं, ऐसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, तो इसकी टर्म्स भी ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, इसकी वोकैबुलरी भी ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। तो अब हम जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं उनको सीखेंगे इस वीडियो में। सारी नहीं बताऊंगी मैं, कुछ ही बताऊंगी, हाफ आपका 1.5 चैप्टर कवर करने की कोशिश करूंगी मैं, और आप सारी थ्योरी एक बार खुद से रीड आउट भी करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब आपको पता चल गया है कि जो मेन सब्जेक्ट है आपका कॉमर्स का अकाउंटेंसी, वो क्यों पढ़ना है, उसकी नीड क्या है, और इस सब्जेक्ट की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट किस लिए है, और इसकी एक जो प्रॉपर डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। उस डेफिनेशंस में अकॉर्डिंग जो जो वर्ड्स आते गए हैं उसके अकॉर्डिंगली आप क्लास 11 में चैप्टर्स क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका भी आप एक कंटेंट का वीडियो आप देख चुके हैं।
अब आपने इस न्यू सब्जेक्ट में न्यू टर्म्स क्या पढ़ने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी खुद की टर्म्स होती हैं, तो ये तो बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है आपका, तो इसमें आप बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं जो आपने अभी तक क्लास 10th में बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, एक्सेप्ट दैट वर्ड कैपिटल। कैपिटल के अलावा बाकी और कोई टर्म्स आपको नहीं पता है। तो जो मेन टर्म्स हैं जिसमें आपका चैप्टर नंबर 2 भी कवर हो रहा है, वो पूरा इस वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगी। अकाउंटेंसी के जो जो वर्ड्स है जिनसे आपको कोई दिक्कत ना आए आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, इस वीडियो से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला आपने अपने डेफिनेशन में पढ़ा था ट्रांजैक्शन और इवेंट्स। ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी लेना देना हुआ बिजनेस में, वो ट्रांजैक्शन हो गया। उससे जो इफेक्ट पड़ेगा आपके कैश पे पड़ सकता है, या आपने जैसे आपने ट्रांजैक्शन करी है 80,000 के गुड्स 1 लाख में सेल करे हैं, तो उसका इवेंट क्या हुआ कि आपको फ़ायदा हुआ है कितने का 20,000, तो वो इवेंट हो गया। और जो आपका सेलिंग ऑफ गुड्स है, गुड्स का मतलब होता है जिसमें भी आपका बिजनेस डील कर रहा होता है, तो जो आपने जो बेचा है उसको हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन। उससे जो आपका आउटकम हुआ है या इफेक्ट पड़ा है बिजनेस में, वो हो जाता है इवेंट। अब अकाउंट, एक और बहुत बेसिक बात कि आप हमेशा अकाउंट ऐसे लिखेंगे, कैपिटल A स्लैश स्मॉल c, ऐसे कभी भी नहीं लिखेंगे, नो अदर वे। ये ही करेक्ट वे है अकाउंट को लिखने का, कैपिटल A स्लैश स्मॉल c। तो जो भी एक पर्सन की ट्रांजैक्शन होगी या कि लाइक नेचर की ट्रांजैक्शंस होंगी, जैसे गुड्स से रिलेटेड हो गया या किसी कस्टमर से रिलेटेड हो गया, किसी सप्लायर से रिलेटेड हो गया, प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड हो गया, तो उसका एक सेपरेट एक बुक से या अकाउंट बनता है, उसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैपिटल। कैपिटल भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो पैसा ओनर अपने बिजनेस में लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं। कैपिटल के साथ साथ अगर उसने अपने बिजनेस कुछ असेट से, कुछ गुड्स की वैल्यू से भी स्टार्ट करा है, तो वो भी कैपिटल में आता है। अब ड्राइंग्स क्या हो जाता है, जो पर्सनल विड्रॉ के लिए पार्टनर अपने घर लेके जा रहा है अपने बिजनेस का पैसा या फिर वैल्यू ऑफ गुड्स। अब बच्चों को सिर्फ ये होता है कि जो पैसा वो घर लेके जा रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, सिर्फ वो चीज़ नहीं। अगर मान लो बिजनेस है स्टेशनरी का, तो अगर वो अपने घर में जो बच्चे हैं उनके लिए अगर कुछ नोटबुक्स या पेन वगैरह लेके गया है पर्सनल यूज़ के लिए, वो भी ड्राइंग्स कहलाएगा। कोई पर्सनल एक्सपेंस वो पे कर रहा है, जैसे अगर वो ऑफिस का रेंट पे कर रहा है और साथ साथ उसने घर का भी रेंट पे कर दिया सेम चेक बुक से या अपने बिजनेस अकाउंट से, वो भी ड्राइंग्स कहलाएगा। अगर उसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, इंश्योरेंस प्रीमियम तो बिजनेस का हो गया, उसने बिजनेस का किसी चीज़ का इंश्योरेंस कराया होगा, अपने गुड्स का, अपने स्टॉक का, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस करा तो पर्सनल एक्सपेंस हो गया। अपने बच्चों की ट्यूशन फीस पे करना, अपने बच्चों के बर्थडे पार्टी में कोई ट्रांजैक्शन करना, तो वो भी ड्राइंग्स कहलाती है। वो उसी टर्म से आपकी बिजनेस अकाउंट में, अपने आपके अकाउंटिंग में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आता है। तो पर्सनल कुछ भी एक्सपेंस हो रहा है बिजनेस में ओनर का, वो ड्राइंग्स होता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ कैश ही लेके जा रहा हो, कैश लेके जा रहा है वो तो ड्राइंग्स है ही, लेकिन कोई अमाउंट ऑफ गुड्स भी लेके जा रहा है वो भी ड्राइंग्स है, और कोई पर्सनल एक्सपेंस भी कर रहा है बिजनेस अकाउंट से, तो वो भी ड्राइंग्स कहलाता है। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब बिजनेस की ऑब्लिगेशन है। सिर्फ ओनर के पैसे के अलावा बाहर अगर बिजनेस ने कहीं पे कोई भी पेमेंट करनी है, चाहे वो अपने इंटरनल मैनेजमेंट के बंदों को हो, अपने एम्प्लॉयर्स को हो, अपने वर्कर्स को, उनको सैलरी वेजेस देनी पड़ती है, तो और क्रेडिटर से अगर वो गुड्स क्रेडिट पे लेके आ रहे हैं, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। आपने शॉप्स पे कहीं पीछे लिखा हुआ भी देखा होगा, बैनर लगा होता है नो क्रेडिट, तो वो लाइबिलिटी है कि आपने क्रेडिट पे सप्लायर से गुड्स लेके आए थे, तो अब आपकी वो लाइबिलिटी बन चुकी है कि आपको इन फ्यूचर उनको पेमेंट करनी ही करनी है। आपने लोन लिया है तो वो आपकी लाइबिलिटी होगी आपके बिजनेस की, क्योंकि एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको उस अमाउंट का पे बैक करना ही करना है। सैलरी आप देते आ रहे हैं अपने वर्कर को, न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है, फरवरी तक की पे कर दी, बट मार्च की अभी पेंडिंग है, तो वो भी आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि वो एक्सपेंस आपका हो जाना चाहिए, या आप इन फ्यूचर
कभी तो करेंगे ही। एसेट, एसेट बोल लो बिजनेस की संपत्ति, एक तरीके से बिजनेस की प्रॉपर्टी। अब बिजनेस में गुड्स होंगे ही होंगे, जिसमें भी आपका बिजनेस डील कर रहा है, जिसका भी आप सेलिंग परचेजिंग कर रहे हो। ग्रोसरी शॉप है तो जितना भी सामान आपके उसमें पड़ा हुआ है, सोप्स, शैम्पूज, आटे की बोरी, चावल, चीनी, ये सब गुड्स हो गए आपके। कपड़ों की है तो कपड़े जो भी पड़े हैं आपके उसमें स्टॉक, वो भी गुड्स हो गया। अब आपने अपनी शॉप पे ऐसे ही तो नहीं पड़ा हुआ होगा, आपने फर्नीचर रैक्स, फिक्सचर्स लगवाए होंगे जिसमें वो सामान रख रहे हो। डिलीवरी के लिए आपने कोई टेम्पू वगैरह रखा होगा, किसी को अपॉइंट, तो ये सारे आपके असेट होती है जिससे बिजनेस को इन मनी और मनी वर्ड्स पैसा भी मिल, मतलब एक तो ये हो कि डायरेक्टली पैसों से हेल्प मिल रही है या फिर पैसों की वर्ड्स में हेल्प मिल रही है। पैसों की वर्ड्स में मतलब ये जो आपने फिक्सचर्स लगाए हैं अपनी दुकान पे, तो इससे आपका जो भी एसेट है वो ढंग से, जो भी आपके गुड्स हैं वो ढंग से डिस्प्ले हो रहे हैं। तो एसेट्स का बेसिकली मीनिंग है कि कोई भी चीज़ जिससे आपको इन फ्यूचर, आपको मतलब बिजनेस को इन मनी और मनी वर्ड्स फायदा होने वाला है। रिसिप्ट्स नाम से ही हो गया, मतलब रिसीविंग। बिजनेस में जो भी मनी ट्रांजैक्शंस हो रही है और वो आप रिसीव कर रहे हो, वो रिसिप्ट्स हो जाएगा। अब रिसिप्ट्स भी आपकी ऐसे दो टाइप की हो सकती है, कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे। कैपिटल रिसिप्ट्स आपकी रेगुलर इन नेचर नहीं होती, ये कभी कभी होगा। जैसे कि आपने कोई लाइबिलिटी कर ली अपने ऊपर, मतलब आपने लोन लिया है। अब लोन आप हर रोज़ या हर महीने तो लेंगे नहीं, सालों में कभी लेना पड़ता है, सालों के लिए, तो वो आपका कैपिटल रिसिप्ट हो गया। या आपने अपना कोई असेट बेची है, अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची है, या आपकी शॉप थी, वो दो शॉप्स में जॉइन थी, आपने एक शॉप बेच दी, तो उससे जो आपको पैसा मिलने वाला है वो कैपिटल रिसिप्ट होता है। वही रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो होते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि दो टाइप के कौन से होते हैं, एक तो कैपिटल और एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स। आपकी बुक में भी लाइन वाइज यही है। रेवेन्यू जो रेगुलर इन नेचर है, ये आर से ही स्टार्ट हो रहा है, रेगुलर इन नेचर, एंड कैपिटल इर्रेगुलर इन नेचर होता है, ये कभी कभी होता है। ये जैसे आपका रोज़ का जो भी सेलिंग हो रही है, आपके गुड्स का बेचना, आपके रोज़ के जो भी उनसे जो आपको पैसा मिल रहा है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होगा। अब एक्सपेंडिचर तीन टाइप के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके, जब आप स्टार्टिंग में एग्ज़ाम्स देंगे अकाउंट्स के अपने स्कूल में, तो ये थ्योरी में पूछा जा सकता है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। जैसे ये है कैपिटल रेवेन्यू, क्लियर हो गया। कैपिटल का मतलब रेगुलर इन नेचर, रेगुलर इन नेचर नहीं हो, इरेगुलर हो, कभी कभी होती है ये वाली ट्रांजैक्शन। एंड रेवेन्यू का मतलब होता है रेगुलर इन नेचर, जो जिसमें आपका बिजनेस रोज डील करता है एंड रोज जो ट्रांजेक्शन्स होती है। अब एक्सपेंडिचर समझ आ रहा है कि आपके बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है, खर्चा हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी वही हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे आपने कोई लैंड खरीदा है, ये रोज़ का तो नहीं है आपके बिजनेस का काम, इधर आप या तो रियल एस्टेट में हो या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन कहीं लैंड ले रहा है, अपना गोडाउन खरीद रहा है, या कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहा है, कोई बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहा है जो कि रेगुलरली नहीं होती, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रेगुलर है, जैसे हर हफ्ते या हर थर्ड डे पे रॉ मटेरियल्स का लाना, अपने गोडाउन के लिए स्टॉक रिफिल करना, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है? ऐसा खर्चा जिससे इन फ्यूचर में भी आपको फ़ायदा होगा। जैसे आपने एडवर्टीज़मेंट करा ली किसी एक्टर से अपने प्रोडक्ट की, आपने सलमान खान से अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट करा ली, तो वो एक एडवर्टीज़मेंट के 5 करोड़ ले रहा है, आपकी अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट हो गया। तो वो एडवर्टीज़मेंट से क्या आपको सिर्फ एक ही फाइनेंशियल ईयर फ़ायदा होगा? नहीं, काफ़ी सालों तक उस एडवर्टीज़मेंट से आपका वो जो प्रोडक्ट है वो सेल होता रहेगा, इसलिए उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है। देन एक्सपेंसेस जो नॉर्मल
रोज़ के खर्चे होते हैं, पानी का बिल, ये सब, ये एक्सपेंसेस हो जाते हैं। कुछ टर्म्स तो इजी भी होंगे जो आपको शायद पता हो पहले से, जैसे यहाँ पे ये भी आ गया इनकम, जो आपको कमाई होती है गुड्स को बेच के। प्रॉफिट तब होता है जब आपके रेवेन्यू ज़्यादा हो आपके एक्सपेंसेस से। गेन आपका रेगुलर इन नेचर नहीं है। गेन मतलब जैसे आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची है, जो आपने 2 करोड़ की खरीदी थी, अब 10 करोड़ की बेची है, तो 8 करोड़ का आपका फायदा गेन हुआ है। प्रॉफिट आपके डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस की वजह से होगा। गेन वो ट्रांजेक्शन्स जो कभी कभी होती है और जो बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन्स होती है। लॉस आपका कब होगा? जब आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे रेवेन्यू से। आपके बिजनेस में खर्चे इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं लेकिन उतना कमाई नहीं होके आ रही है। देन परचेजेस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस भी बिजनेस में आपका बिजनेस डील कर रहा है, मान लो स्टेशनरी का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर आप गोडाउन में जो स्टॉक रिफिल कर रहे हैं, जो गुड्स ला के रख रहे हैं, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, लंच बॉक्स, बैग्स, XYZ, जो भी स्टेशनरी का सामान होता है, तो उसमें हम क्या टर्म यूज़ करेंगे? परचेजेस। जब गुड्स बिजनेस में आते हैं, कहाँ से? सप्लायर से या फिर मैन्युफैक्चरर से। तो गुड्स को बुक में कभी भी गुड्स के नाम से नहीं लिखते हैं। जब हम उसको खरीद के अपने बिजनेस यूनिट में रखते हैं आगे कस्टमर को सेल करने के लिए, तब हम टर्म यूज़ करेंगे परचेजेस। अब कभी कभार ये भी हो सकता है कि जो गुड्स हम लेके आए हैं उसमें से कुछ डिफेक्टिव हो, या कुछ एक्स्ट्रा आ गया, या कुछ और ऑर्डर किया था, कुछ और गलती से आ गया, तो हम सप्लायर को वापस करेंगे, तब टर्म यूज़ करते हैं हम परचेज रिटर्न्स। और एक और इसका अदर नेम होता है रिटर्न आउटवर्ड्स, क्योंकि बाहर जा रहे हैं गुड्स आपके बिजनेस से। या हम बोलेंगे परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड्स। वही जो गुड्स जिसमें भी आपका बिजनेस डील कर रहा है, बाहर कस्टमर लेके जा रहे हैं, हम सेलिंग कर रहे हैं उसकी, तब हमारी क्या हो रही है? सेल। तो अब टर्म हम बुक में क्या लिखेंगे? सेल्स, ना कि गुड्स। और कस्टमर भी हो सकता है कि कुछ गुड्स वापस करे, गलत चले गए, डिफेक्टिव चले गए, या अब उनको नीड नहीं है, तब हम टर्म यूज़ क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न, या फिर हम क्या लिखेंगे? रिटर्न इनवर्ड्स। गुड्स वापस आए आपके बिजनेस में, तो इसका अदर नेम हो जाता है रिटर्न इनवर्ड्स। आई होप ये इतनी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपको क्लियर हो चुकी हैं, और ऑलमोस्ट 37 आपकी बुक में मेंशन है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बट वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। इतना आप यहाँ तक का जो जितना भी टॉपिक हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज करें, एक बार रीडिंग ले ले, आपको क्लियर हो जाएगा कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, डेफिनेशन कौन सी पढ़नी चाहिए, एक्चुअल में अकाउंटिंग साइकिल क्या है, और इतनी सारी अकाउंटिंग टर्म्स हो गई हैं, लाइबिलिटी, असेट, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, जिनके बारे में आप पहले से फेमिलियर नहीं थे। आप पहले इस ड्राइंग्स को कुछ और समझते थे, लेकिन अब इस ड्राइंग्स का मतलब कुछ और है अकाउंट्स की लैंग्वेज में। तो अभी आपका 1.5 चैप्टर हो गया है थ्योरी से रिलेटेड। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत छोटी सी बनाऊंगी जिसमें रिमेनिंग अकाउंटिंग टर्म्स हम फिनिश करेंगे, और मैं आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में उसमें बताने वाली हूँ जो रिक्वायर्ड है आपके फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर को करने के लिए, दैट इज़ जर्नल एंट्रीज, चैप्टर नंबर 9। तो आई होप आपको इस सब्जेक्ट का इंट्रो और इसकी जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, जितनी आज इस वीडियो में सीखी है, वो सब क्लियर है, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो बिल्कुल अभी अभी 11th क्लास में आए हैं 10th के एग्ज़ाम्स दे के, उनको बहुत हेल्पफुल रहेगी। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।